तो जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें बता दूँ कि हम कर रहे हैं सिम्प्लीफाइड एनसीईआरटी, जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है, कहने का मतलब बोलचाल की भाषा में। तो हमने इस सीरीज़ में इस चैप्टर से बायोटेक्नोलॉजी से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और जाके देखें। आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स या उसके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। सभी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस जैसे कि बेटा कर्ड, ब्रेड और वाइन का बनना भी बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है। आजकल सीमित अर्थ रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें वे प्रोसेस आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंस को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया गया है। आगे चलकर अनेक प्रोसेस टेक्निक्स को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ, जीन की सिंथेसिस तथा यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, चाहे फिर डिफेक्टिव जीन को सही करना हो, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB द्वारा दी गई डेफिनेशन में ट्रेडिशनल व्यू तथा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समाहित एनकम्पास किया गया है। EFB द्वारा दी गई डेफिनेशन इस प्रकार है: प्रोडक्ट्स तथा सर्विसेज के लिए नेचुरल साइंस व ऑर्गेनिज्म सेल्स व उसके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग से मतलब अनुरूपों का इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के विकास में दो टेक्निक्स प्रमुख हैं, दो टेक्निक्स मेन है। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग और नंबर 2 केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। हम दोनों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा क्या होता है? इस टेक्निक के द्वारा जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप्स को चेंज किया जाता है। अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, तो इसमें होता है स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रो यूकैरियोट सेल में लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स आदि का बनाना। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाभ को समझ चुके होंगे। जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने तथा वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन के लिए लाभदायक हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस को भी परमिट करता है, वेरिएशंस भी आते हैं। प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिजायरेबल जीन के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या आप डीएनए के उस पीस का भविष्य जानते हैं जिसे किसी प्रकार से एलियन ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर किया गया हो? संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिजम्स की प्रोजेनी सेल्स में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, जबकि यह डीएनए रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है तो ये मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एलियन डीएनए बाहरी डीएनए का पीस उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आई होप कि तुम ये चैप्टर बहुत डिटेल्ड में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो और तुम रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो को खोले हो, क्योंकि अगर तुम बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़े होगे तो मैं जिस स्पीड से ये रीड करने वाला हूँ तुम्हें कुछ भी हवा नहीं लगने वाला है ना। तो अगर तुमने कभी ये पहली चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्या करना है, वीडियो को स्किप करो यहीं के यहीं, उसके बाद पहले डिटेल में पढ़ो, उसके बाद फिर रिविज़न करना, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत बेटर होने वाला है, तो चल साथ बने रहिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, ओआरआई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए एक ऑर्गेनिजम्स में किसी एलियन डीएनए के पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आवश्यक है कि वह ऐसे क्रोमोसोम्स का हिस्सा बने जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की उपस्थिति हो, जैसे क्या बोलेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। इस प्रकार होस्ट ऑर्गेनिजम्स में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस मतलब फॉरेन डीएनए, एल पीस मतलब फॉरेन डीएनए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना कह सकते हैं। अब एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के जुड़ने से हो सका था। प्लाज्मिड क्या है बेटा, ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लाज्मिड में डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था। मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज से डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर काटना पॉसिबल हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर के तरह कार्य करता है जो साथ में जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, उन्हें हम करियर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग कर एलियन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिजम्स में पहुंचाया जाता है, यानी कि डिलीवर किया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके एंड किनारों को जोड़ने का काम करता है। इसमें इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिचिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब ये न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम्स को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो सैल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। इनमें भी रिलेशनबाजी होती है, अरे बिल्कुल होगी यार, एक जैसे होंगे। ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपीज बनाने की क्षमता ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग कहलाती है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिजायरेबल जीन्स वाले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में प्रवेश करना, इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफर करना। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए केवल तभी पूरा हो सकता है जब हमारे पास निम्नलिखित की टूल्स हो। नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर तथा होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब हम इन टूल्स को कुछ को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट टूल हमारा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सन 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते हैं।
इसमें एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप से जुड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम डीएनए को कट करता है। दूसरे वाले एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था बेटा? हिंद सेकंड था, याद कर लेना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता था। हिंद सेकंड को 5 वर्ष बाद आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया। ऐसा पाया गया कि हिंद सेकंड हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर काटता है जहां पर 6 बेस पेयर का सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंद सेकंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। हिंद सेकंड के अतिरिक्त आजकल हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 से अधिक स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया, जिनमें से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है। इन एंजाइम्स की नेमिंग में पहला लेटर क्या है? जीनस होगा, तथा दूसरा और तीसरा लेटर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से लिया जाता है जिससे ये आइसोलेट किया गया हो। एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोलाई R113 से ई को R1 में लेटर R को स्ट्रेन से ड्राइव्ड किया गया है। नाम में दिए गए रोमन नंबर्स उस ऑर्डर को प्रदर्शित करते हैं जिस ऑर्डर में एंजाइम बैक्टीरिया की स्ट्रेन से आइसोलेट किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लासेस न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम एक बड़ा क्लास है जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है बेटा वो डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। एंड से, याद रखना, एंड से रिमूव करेगा, ठीक है। जैसे अगर ये डीएनए है तो एंड से, ये यहाँ से करेगा या फिर यहाँ से करेगा, बीच से नहीं करेगा, ठीक है। जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है। और एंडोन्यूक्लियस कहाँ करे? जैसे मान लो यहाँ कट करना है या फिर यहाँ कट करना है या यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एंडोन्यूक्लियस का। लेकिन अगर किनारे से कट करना है तो ही केवल एक्सोन्यूक्लियस क्या है? काम करेगा। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जब अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तथा यह डीएनए से जुड़ता है तथा डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनकी सुगर फॉस्फेट बैकबोन के में स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है। डीएनए में प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। Action of restriction enzyme. The enzyme cut both DNA is at the same site. E co R1 cut the DNA between bases and G and A only when the sequence GATTC is present in the DNA. ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए, ये प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? यहाँ पे E को R1 लगेगा, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ देखो, ये कहाँ से कट हुआ है? AATTC, इसके नीचे की सीक्वेंस कट गई है और यहाँ पे ऊपर की सीक्वेंस कट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ फिट हो जाएगा? वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है वो इट के यहाँ पर फिट हो जाएगा, यानी कि जो ए है, एडेनिन है, ये थायमिन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों को पहले पढ़ाया हूँ ना, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। एडेनिन थायमिन 2 डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये हम जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से जुड़ेगा। फिर ये एडेनिन थायमिन से, ये थायमिन एडेनिन से, और ये थायमिन फिर एडेनिन से, इस तरह ही जुड़ जाएगा, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएंगे एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, और डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Steps in the formation of recombinant DNA by action of restriction endonuclease enzymes E को R1। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम्स किसे कहते हैं?
पैलिंड्रोम्स लेटर के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आगे या पीछे से पढ़ो तो सेम ही वर्ड बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलयालम। वर्ड पैलिंड्रोम का डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर हो वर्ड पैलिंड्रोम में और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है। डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर का एक सीक्वेंस है। यदि रीडिंग की ओरिएंटेशन को सेम रखा जाए तो यह पैलिंड्रोमिक दोनों स्टैंड्स पर समान प्रकार से पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीचे दिए गए सीक्वेंस को 5' एंड 3' डायरेक्शन में पढ़ेंगे पर दोनों स्टैंड्स में एक जैसा पढ़ा जाएगा। यदि 3' 5' डायरेक्शन में पढ़ा जाए तब भी ये समान ही रहेगा। जैसे कि GAATTC 5' से 3' पढ़े, ठीक है, तब क्या है GAATTC। उसी तरह अगर हम 5' से 3' सॉरी जब हम 3' से 5' जाएंगे तब भी ये सेम आएगा। अब सेम कहने का मतलब ये है, इसके जो जुड़ेगा, सेम कहने का मतलब ये है कि ग्वानिन साइटोसिन से कनेक्ट होगा, एडेनिन थायमिन से, थायमिन से एडेनिन, थायमिन से एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी बेस पे पैलिंड्रोमिक बोल रहे हैं वो। बाकी पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो GAATTC इधर से, ठीक है, और ये इधर से, ठीक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड्स पर दो सेम क्लास बेसिस के बीच के हिस्से को काटते हैं, दो सेम बेस के बीच के हिस्से को काटते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि एडेनिन काट दिया और नीचे वाला जा हुआ है उसमें ग्वानिन है, तो एडेनिन तो थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन से थोड़ी जुड़ेगा, तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ के जानबूझ के थोड़ा तब काटते हैं, जिसके फलस्वरूप एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिसके फलस्वरूप एंड पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड्स पर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस मिल जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। इनको स्टिकी एंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। भाई मैंने बताया ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ। एंड्स की ये स्टिकीनेस डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम्स के कार्य में सहायता प्रदान करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट सोर्सेस या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट करने पर प्राप्त होने वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स में स्टिकी एंड एक जैसे होते हैं जिन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में एंड टू एंड जोड़ा जा सकता है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर्मली जब एक वेक्टर तथा सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए प्लास्मिड है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। जुड़ेगा ही नहीं ना, अगर अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दोगे तो हुआ क्या कि एक कहीं से काट रहा है, दूसरा कहीं से काट रहा है, तो वो बेस पेयर जुड़ ही नहीं पा रहे हैं आपस में, कुछ काम का ही नहीं है। फिर तो लाइगेज से फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड को जोड़ दे रहे हैं। लाइगेज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सेल से डिवाइड हो जाएंगी इकोलाई की। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को कट करने पर डीएनए फ्रेगमेंट में बदल जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। चूँकि डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम मैट्रिक्स द्वारा एनोड की ओर फोर्सिबली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला मैट्रिक्स बेटा एगारोस जेल है जो सी वीड्स से प्राप्त होने वाले एक नेचुरल पॉलीमर होता है।
डीएनए फ्रेगमेंट को सीविंग इफेक्ट द्वारा उनके साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं। सीविंग इफेक्ट एगरोस जेल प्रदान करता है। अंततः छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स अधिक दूरी तक मूव करते हैं। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को तभी विजुअलाइज किया जा सकता है जब डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड नामक कंपाउंड से स्टैन करने के बाद उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला जाए। आप प्योर डीएनए को बिना स्टेन किए विजिबल लाइट में नहीं देख सकते। एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा स्टेन्ड जेल पर यूवी लाइट डालने पर आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स देख सकते हैं। डीएनए के सेपरेटेड बैंड्स को एगरोस जेल से कट करके निकालना तथा जेल पीस से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना इल्यूशन कहलाता है। इस तरह से प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में यूज किया जाता है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। A typical agarose gel or electrophoresis showing migration of undigested land one and digested set of DNA fragment. क्लोनिंग वेक्टर। आप जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल के बिना भी प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेजेस में स्वतंत्रता पूर्वक रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। प्रति सेल बैक्टीरियोफेज की काफ़ी अधिक संख्या होने के कारण बैक्टीरियल सेल में इनके जीनोम की कई कॉपी पाई जाती हैं। कुछ प्लाज्मिड की सेल केवल 1 या 2 कॉपीज पाई जाती है, जबकि अन्य प्लाज्मिड की 15 से 20 कॉपीज पर सेल्स तक पाई जाती हैं। प्लाज्मिड्स की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम एलीन डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो हम एलीन डीएनए की संख्या को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज की संख्या के बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में यूज किए जा रहे वेक्टर इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं कि इन्हें फॉरेन डीएनए से आसानी से जोड़ा जा सके तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन भी हो सके। वेक्टर में क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए निम्नलिखित फीचर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। यह एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होती है, शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। जब डीएनए का कोई पीस इस ORI से जुड़कर होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। लिंक्ड डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी ORI रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए टारगेट डीएनए की कई कॉपीज प्राप्त करने के लिए इसे वेक्टर में क्लोन्ड करना चाहिए, जिसकी ओरिजिन ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती हो। नंबर 2, सिलेक्टेबल मार्कर। ORI के साथ वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई व एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होता है तथा ट्रांसफॉर्मेंट्स सिलेक्टिव ग्रोथ को होने देते हैं। डीएनए के एक पीस को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन आदि जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस को एनकोड करने वाले जीन E. coli के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स माने जाते हैं। नॉर्मल E. coli सेल्स में इनमें से किसी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस नहीं होता। क्लोनिंग साइट्स। एलिन डीएनए को जोड़कर से सामान्यतः यूज होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए वेक्टर में कुछ या केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। वेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होने पर इसके कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होने पर इसके कई अन्य फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एलिन डीएनए का लाइगेशन रेस्ट्रिक्शन साइट पर होता है जो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से
किसी एक में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप वेक्टर PBR322 की उपस्थिति में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की BAM H1 साइट पर एलीन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं। फॉरेन डीएनए के इंसर्शन के कारण रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफॉर्मेंट्स की प्लेटिंग द्वारा नॉन रिकॉम्बिनेंट में भी रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट आउट किया जा सकता है। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे। एक बार दोबारा पढ़ो। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर तो ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एंटीबायोटिक्स मीडियम पर ग्रो करेंगे। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक जीन एलिन डीएनए के इंसर्शन के कारण इनएक्टिवेट हो जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट में की सिलेक्शन में सहायता करता है। एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन के कारण रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन एक जटिल कम्बरसम प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स रखने वाली दो प्लेट्स पर साथ साथ प्लेटिंग की ज़रूरत होती है। इस कारण क्या होगा, अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स बनाए जाते हैं जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स को कोड करने वाले सीक्वेंस के भीतर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में यदि इंसर्ट उपस्थित नहीं होता है तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनीज का निर्माण होता है। इंसर्ट की प्रेजेंस में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है और ऐसी कॉलोनीज किसी प्रकार का रंग प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के रूप में पहचानी जाती हैं। इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 showing restriction sites in the third EcoR1 BAM-H1 cell 1 PBO2 PST1 CLE1 ORI and antibiotic resistance gene ampicillin and tetracycline rope codes for proteins involved in the replication of the plasmid। एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये PBR322 है, ये ORI साइट है, ROP साइट है। ठीक है, अब नंबर 4 हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलो भाई, आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जीन्स को प्लांट और एनिमल्स में ट्रांसफ़र करना हमने बैक्टीरिया और वायरस से ही सीखा, जिसने यह बात बहुत पहले से ही पता थी। ठीक है, हमने किससे सीखा, बैक्टीरिया और वायरस से सीखा, लेकिन इन लोगों को ये बात पहले ही पता थी। बैक्टीरिया तथा वायरस जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीन्स को कैसे डिलीवर किया जाए तथा अपनी चाहत के अनुसार जीन्स को काम करने के लिए कैसे विवश किया जाए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई डाइकोट प्लांट्स के लिए एक बेटा क्या है, पैथोजेंस है, जो डीएनए के एक पीस टीडीएनए को डिलीवर कर नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। ये ट्यूमर सेल्स पैथोजेंस के लिए ज़रूरी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक इसी तरह रेट्रोवायरस में एनिमल्स की नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता होती है। पैथोजन द्वारा अपने यूकैरियोटिक होस्ट में जीन डिलीवर करने की आर्ट को अच्छी तरह से समझकर मनुष्य ने
मनुष्य में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करने के लिए पैथोजेंस की नए टूल्स को यूजफुल वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को अब क्लोनिंग वेक्टर के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया है, जो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हमारे जीन को ऑफ इंटरेस्ट को अनेक प्लांट में डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अब रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म्ड हानिकारक हुआ क्या था बेटा कि कोई टेररिस्ट था, वो कोई टेररिस्ट संगठन था, वो एक टेररिस्ट भेज के तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता था। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि उसमें जो जीन को बदल दिया, तो अब उससे क्या हुआ कि जो जिसका वो संगठन का हिस्सा था वो उसी संगठन को बर्बाद करेगा, है ना, वो उसी संगठन को बर्बाद करेगा। यानी कि वो हमें बर्बाद करने के लिए आया था, लेकिन अब हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत उपयोगी है। उसकी वजह से हम बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो अच्छे जीन्स हैं, मान लो किसी प्लांट में या किसी एनिमल्स में कोई डिजीज़ होती है और वो जीन्स बचाने के लिए काम आते हैं, तो हम उन जीन्स को एज ए वेक्टर की तरह, एज ए करियर की तरह यूज़ करेंगे। इस तरह रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म्ड करके इसका प्रयोग एनिमल सेल्स में डिज़ायरेबल जीन्स को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। वही बताया तुम्हें। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के पीस को सूटेबल वेक्टर से जोड़कर बैक्टीरिया, प्लांट्स तथा एनिमल्स होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, याद रखना, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा पास नहीं हो सकता। बैक्टीरियल को प्लाज्मिड लेने के लिए फोर्स करने से पहले यह आवश्यक है कि बैक्टीरियल सेल को डीएनए लेने के लायक बनाया जाए। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इससे पहले डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इसमें डीएनए की बैक्टीरियल सेल वॉल में स्थित पोर्स के द्वारा प्रवेश करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले आइस पर रखकर इनक्यूबेट किया जाता है तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन सेल्स में फोर्सिबली प्रवेश कराया जाता है। इसके पश्चात कुछ समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक पर रखने के बाद पुनः इसे वापस आइस पर रखा जाता है। ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। होस्ट सेल में एलिन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने का केवल यही एक तरीका है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन नामक मेथड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, इससे माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। और किससे कर सकते हैं? बायोलिस्टिक्स या जीन का या प्लांट्स के लिए सूटेबल होता है। इसमें डीएनए से कोटेड गोल्ड या टंगस्टन के हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल्स द्वारा सेल्स पर बम्बार्ड करते हैं। लास्ट मेथड जिसमें डिसआर्म्ड पैथोजेंस वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ये वेक्टर्स इन पर होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोसेस नंबर 1 नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स स्पेसिफिक होते हैं, जैसे डीएनए का आइसोलेशन, डीएनए का रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन, डीएनए फ्रेगमेंट का वेक्टर में लाइगेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करना, होस्ट सेल्स को एक मीडियम में लार्ज स्केल पर कल्चर करना, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन। अब इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या था? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए।
आपको याद होगा कि बिना किसी एक्सेप्शन के न्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए भी कुछ रेट्रोवायरस वगैरह में जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के लिए ये आवश्यक है कि इसे प्योर फॉर्म में होना चाहिए, अन्य दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल से फ्री होना चाहिए। डीएनए मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, इसलिए सेल्स को ब्रेक करके खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए के साथ दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड तथा लिपिड्स भी निकल सकें, डीएनए अकेला ही बचे। यह सभी संभव है जब बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू। अगर बैक्टीरिया की सेल्स है तो लाइजोम डालेंगे, सेलुलोज की प्लांट की सेल है तो सेल्यूलेज, फंगस है तो काइटिनेज जैसे एंजाइम से ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, अलग हो जाए सभी। डीएनए का इस्तेमाल भी करेंगे बेटा? नहीं सर, डीएनए का इस्तेमाल, आप पागल हो गए हो क्या? डीएनए का इस्तेमाल करें तो डीएनए ब्रेक नहीं हो जाएगा? बच्चों बहुत होशियार हो तुम लोग तो यार। आप जानते हैं कि सेल जीन्स डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स पर स्थित होता है तथा हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ इंटरट्विन्ड गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीट करके अलग कर सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट द्वारा भी अलग किया जा सकता है। अल्टीमेटली चिल्ड एथेनॉल मिलाने से प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, इसे सस्पेंशन में फाइन थ्रेड्स के कलेक्शन के रूप में देखा जाता है, जैसे डीएनए डेट सेपरेट आउट्स कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन से ही कटिंग करेंगे, ये ना कि हर जगह से कहीं से ही मन कर दिया, ऐसा नहीं होता। प्यूरिफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ऑप्टिमम कंडीशंस में इनक्यूबेट करने पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेशन का कार्य परफॉर्म किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए एगरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है बेटा, पता होना चाहिए। इसी कारण से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर मूव करता है। ठीक है, यह प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी दोहराई जाती है। डीएनए की जॉइनिंग में कई प्रोसेस शामिल हैं। सोर्सेज डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा काटे जाने के बाद सोर्स डीएनए से कटा हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट को कटे वेक्टर में उपस्थित खाली जगह के साथ लाइगेज से जोड़ देते हैं, फलस्वरूप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शंस में प्राइमर्स के दो सेट तथा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके इन विट्रो मेथड से जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई कॉपीज़ की सिंथेसिस होती है। प्राइमर कहने का मतलब ये केमिकली स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग कर रिएक्शन में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करके प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देता है। यदि डीएनए को कई बार रिपीट किया जाता है तो डीएनए सेगमेंट को लगभग बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई किया जाता है। हम पीसीआर को समझेंगे, इसमें 3 साइकिल्स होती हैं। ठीक है, एक साइकिल में 3 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेप होती हैं? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। सबसे पहले फेज में क्या करेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, ठीक है, उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे और वो डीनेचर्ड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद प्राइमर एनीलिंग की हेल्प से उसे प्राइमर एनीलिंग डालेंगे ताकि वो दोनों अलग अलग रहें, जुड़ ना जाएं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रहें, जुड़ ना जाए। फिर क्या करेंगे, डीएनए टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलाएंगे और फिर उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। इसकी जब 30 साइकिल्स होंगी तब एम्पलीफाइड 1 मिलियन टाइम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स हो जाएंगी 30 साइकिल्स।
ठीक है। यह रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज मिलता है। हाई टेम्परेचर द्वारा होने वाले डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड के डीनेचुरेशन के समय यह एंजाइम्स एक्टिव बनता है। यदि आवश्यकता पड़े तो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ लाइगेट करके क्लोनिंग में यूज कर सकते। बेटा इस क्वेश्चन यहाँ से जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस आता है वो ये सिंपल पूछ लेते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो इन तीनों का तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है। इसके लिए तुम याद कर सकते हो DAE। ठीक है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। ठीक है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। इंसर्शन, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमने क्या किया? हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग PCRs। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट किसके द्वारा? PCR के द्वारा पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, उसके अंदर हमने आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल DNA पढ़ा। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कि बस ऐसे ही पढ़े चले जा रहे हैं, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन। थर्ड पॉइंट क्या था? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिजम्स। रेसिपिएंट सेल के अंदर लाइगेटेड DNA को इंट्रोड्यूस कराने के कई मेथड्स होते हैं। ये कार्य तब किया जाता है जब रेसिपिएंट सेल्स अपने चारों तरफ उपस्थित DNA को रिसीव करने के लिए सक्षम कॉम्पिटेंट हो जाती हैं। यदि एक रिकॉम्बिनेंट DNA में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है तो इसे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जो होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल्स में बदल जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हम ट्रांसफॉर्म सेल्स की एम्पिसिलिन रखने वाली एगर प्लेट्स पर फैलाएं तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन, दोबारा पढ़ो, ये हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को एम्पिसिलिन रखने वाली अगर प्लेट्स पर फैलाएं तो केवल ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोथ करते हैं, जबकि अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स की डेथ हो जाती है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट कर सकता है। इस केस में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन को सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब आप एलिन DNA के एक पीस को क्लोनिंग वेक्टर्स में प्रवेश कराकर इसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो एलिन DNA इसमें मल्टीप्लाई करने लगता है। ऑलमोस्ट सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ का अल्टीमेट उद्देश्य डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है तथा इसके लिए रिकॉम्बिनेंट DNA के एक्सप्रेस होने की आवश्यकता होती है। फॉरेन जीन एप्रोप्रिएट कंडीशंस में एक्सप्रेस होते हैं। होस्ट सेल में फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन को समझने के लिए कई टेक्निकल बातों को डिटेल में जानना आवश्यक है, जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग तथा टारगेट प्रोटीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने वाली कंडीशंस को फेवरेबल बनाने के बाद कोई भी लार्ज स्केल पर इसके प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है।
क्या आप कोई रीज़न बता सकते हैं कि लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन एंड कोडिंग जीन्स किसी हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट रखने वाली सेल्स को स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है। कल्चर का उपयोग डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने में तथा विभिन्न सेपरेशन टेक्निक्स द्वारा प्रोटीन को प्यूरिफाई करने में करते हैं। सेल्स एक कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी मल्टीप्लाई कर सकती है, जहाँ एक और से यूज्ड मीडियम को निकाला जाता है तथा दूसरी ओर से फ्रेश मीडियम भरा जाता है ताकि सेल्स अपनी फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहे। एक तरफ से क्या होता है, मीडियम को जो यूज्ड मीडियम उसे निकाल देते हैं और फ्रेश मीडियम डालते हैं ताकि सेल ग्रोथ अच्छे से होती रहे। ठीक है। इस प्रकार का कल्चर मीडियम डिजायर्ड प्रोटीन के अधिक प्रोडक्शन के लिए लार्ज बायोमास को प्रोड्यूस करता है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर से प्रोडक्ट की पर्याप्त मात्रा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर से प्रोडक्ट की पर्याप्त मात्रा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराते हैं। प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कराने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, जहां कल्चर के अधिक वॉल्यूम यानी कि 100 से 1000 लीटर को प्रोसेस किया जाता है। बायोरिएक्टर एक वेसल के समान है जिसमें माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स का यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम, इंडिविजुअल्स एंजाइम्स आदि में बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है। बायोरिएक्टर डिजायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रदान करता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन। अधिकतर उपयोग किए जाने वाले बायोरिएक्टर्स स्टिरिंग टाइप के होते हैं, जो कि एक फिगर में दिख रहे हैं। स्टिर्ड टैंक रिएक्टर सिलेंड्रिकल होते हैं और उनके बेस कर्व्ड होते हैं, जिससे रिएक्टर्स के अंदर कंटेंट की मिक्सचर में हेल्प हो सके। बायोरिएक्टर्स के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तथा उसकी मिक्सिंग का काम स्टिर करते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली बायो को बबल्स के रूप में बायोरिएक्टर्स के अंदर भेजा जाता है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बायोरिएक्टर में एगिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजनरी डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम तथा सैंपलिंग पॉइंट लगा होता है। सैंपलिंग पॉइंट से कल्चर की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। ये सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्क्ड। उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोसिंथेटिक स्टेज का पूरा होने के बाद मार्केटिंग के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह रेडी होने से पहले एक प्रोडक्ट कई प्रोसेस से गुजरता है। इस प्रोसेस में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन शामिल होता है, जैसे कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोडक्ट को सूटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। ड्रग्स के केसेस में फॉर्मुलेशन को क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की भी नीड होती है। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अलग अलग होता है। तो आज हमने चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। तो जो कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का होगा। इस सीरीज़ ये जैसे ही ये बुक ख़त्म हुई उसके बाद हम जो हमारी सीरीज़ चल रही थी एमटीजी फिंगर टिप्स की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।